हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास के सिद्धांत। आज के जो हमारे सिद्धांत है वो पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की से संबंधित है। पियाजे ने क्या सिद्धांत दिया, कोलबर्ग ने क्या सिद्धांत दिया और वाइगोत्स्की ने क्या सिद्धांत दिया। देखिए, इसका आज हम बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे, बिल्कुल विस्तार से, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं, कुछ नहीं। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है और यह जो प्रयोग किया उन्होंने अपने ही बच्चे पर किया। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उनकी मानसिक विकासों का अध्ययन जीन पियाजे ने बड़े बारीकी से किया और इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब की संज्ञानात्मक विकास क्या है? संज्ञानात्मक विकास वह है जो बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीकों से संबंधित होता है। इसमें वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल होते हैं। अब पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाती है। पियाजे ने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्ति, कुछ सहज क्रियाएं जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर पैदा होता है। अतः जन्म के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इस प्रकार की क्रियाओं को करने की क्षमता होती है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है उसकी बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ता चला जाता है और वह बुद्धिमान होता चला जाता है। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। बच्चों में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की बेहतर क्षमता होती है। पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। यानी कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को हम आत्मसातीकरण कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। जब बालक अपने पुराने स्कीमा यानी कि ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो वह उसका समायोजन कहलाने लगता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग हैं। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। अब पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को चार अवस्थाओं में विभाजित किया। कौन कौन सी? इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है। नंबर दूसरी है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक है। और नंबर 3 मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक है। और नंबर चौथी जो है वो है औपचारिक या अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से आगे है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया। ये है हमारी इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये कब से कब तक है ये भी पता है। तो सबसे पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। यह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है और इसमें जो है वो मानसिक क्रियाएं इंद्रियों के द्वारा ही संपन्न होती है। जैसे बालक को जब भूख लगती है तो वह रोकर व्यक्त करता है। इस अवस्था में व्यक्ति आँख, कान और नाक से सोचता है। जिन वस्तुओं को वे प्रत्यक्ष देखते हैं वे उसी का अस्तित्व मान लेते हैं। इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। जैसे चादर पर बैठा शिशु थोड़ी दूर स्थित खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचना प्रारंभ कर देता है। यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। इम्पोर्टेंट लाइन है ये कि
यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। इसमें जो है वो बच्चा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से सीखता है। दूसरी है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। इस स्थिति में बच्चा वस्तुओं को पहचानने लगता है और उनमें अंतर करने लगता है। इस दौरान उसका भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। इसमें नई नई सूचनाओं को और अनुभवों को ग्रहण करता है। यह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। बालक में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी बच्चा जो होता है वो वस्तुओं को पहचानने लगता है। अब है तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है। ये जरूर याद कर लेना कि ये अवस्था कब से कब तक होती है। क्वेश्चन कैसे भी बनकर आ सकता है। इस अवस्था में बालक जो है वो वस्तुओं को पहचान करने लगता है, उनमें विभेदीकरण करने लगता है और उनका वर्गीकरण भी करना लगता है। इसमें उसका चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध और तर्कसंगत हो जाता है। इसमें बालक विश्वास करने लगता है और लंबाई, भार, अंक आदि पर चिंतन करने लगता है। भाषा का पूर्ण विकास, बालक किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है, यानी वह किसी भी वस्तु से संबंधित उसमें तर्क स्थापित कर सकता है, अनुमान लगा सकता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। अब चौथी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष के बाद शुरू हो जाती है। यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था होती है। इसमें अमूर्त चिंतन जो होता है वो इसकी प्रमुख विशेषता होती है। इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता, संप्रेषणशीलता का विकास पूरी तरह से हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने संक्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर के संक्रियात्मक का निर्माण करने लगता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। बालकों में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। अब है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का महत्व क्या है जीन पियाजे के सिद्धांत का। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक या मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बालकों का मानसिक विकास धीरे धीरे एक क्रम के तहत होता है। अध्यापकों को पहले बालकों के मानसिक विकास की अवस्था का निर्धारण कर उसे शिक्षित करने के लिए योजना बनानी चाहिए। तार्किक चिंतन के विकास में बाल्यावस्था महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। बच्चों को गलती करने और उसे स्वयं सुधारने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। शिक्षक को वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करते रहना चाहिए। यह प्रतियोगिता नवीन सोच एवं नवीन विचारों को जन्म देती है। अब है हमारे जीन पियाजे के अन्य सिद्धांत। निर्माण एवं खोज का सिद्धांत, कार्य क्रिया का अर्जन, जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। ये हमारे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से अलग जो सिद्धांत दिए वो है निर्माण एवं खोज का सिद्धांत। निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। कार्य एवं क्रिया के अर्जन का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, अब नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। अब निर्माण एवं खोज का सिद्धांत, इसके अंतर्गत क्या आता है? प्रत्येक बालक अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील होता है। वह यह जानने का प्रयत्न करता है कि उसके विचार मेल खाते हैं या नहीं। बच्चे उन व्यवहारों और विचारों की समय समय पर खोज और निर्माण करते हैं जिन व्यवहारों और विचारों का उन्होंने कभी पहले प्रत्यक्ष नहीं किया होता, जिन्हें उन्होंने पहले नहीं देखा हुआ होता। पियाजे का विचार है कि ज्ञानात्मक विकास केवल नकल न होकर खोज पर आधारित है। नवीनता या खोज को उद्दीपक, अनुक्रिया, सामान्यीकरण के आधार पर नहीं समझाया जा सकता हो। जैसे एक 4 साल का बालक यदि भिन्न भिन्न आकार के प्यालों को प्रथम बार क्रमानुसार लगा देता है तो उसकी बौद्धिक वृद्धि की खोज और निर्माण से संबंधित है। तो यह था निर्माण और खोज का सिद्धांत। अब है कार्य क्रिया का अर्जन। कार्यात्मक क्रिया का तात्पर्य उस विशिष्ट प्रकार की मानसिक दिनचर्या से है जिसकी मुख्य विशेषता उत्क्रमणशीलता है। बौद्धिक वृद्धि का केंद्र इन्हीं कार्यात्मक क्रियाओं का अर्जन है। पियाजे का विचार है कि जब तक बालक किशोरावस्था तक नहीं पहुंच जाता तब तक वह भिन्न भिन्न विकास अवस्थाओं में भिन्न भिन्न वर्गों की कार्यात्मक क्रिया का अर्जन
करता रहता है। एक विकास अवस्था से दूसरी में पदार्पण के लिए दो तथ्य आवश्यक हैं, सात्मीकरण और संतुलन स्थापित करना। अब सात्मीकरण क्या है? बालक में उपस्थित एक विचार में किसी नए विचार का या वस्तु का समावेश हो जाना। और दूसरा संतुलन स्थापित करना, नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना। अब है जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया। इनके अनुसार नैतिक निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम और तार्किक क्रम होता है। पियाजे ने भी इसे दो अवस्थाओं में बांटा, एक परायत्त नैतिकता की अवस्था, दूसरी स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। परायत्त नैतिक अवस्था जो 2 से 8 वर्ष तक होती है, इसमें पियाजे के अनुसार इस अवस्था का उद्भव बालकों में असमान अंतःक्रिया से होता है। इस काल में बच्चों में नैतिक नियम निरपेक्ष, अपरिवर्तनशील तथा दृढ़ प्रवृत्ति के होते हैं। अब है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था जो 9 से 11 वर्ष तक होती है। इस काल में नैतिकता बच्चों के समकक्ष या मित्रों के बीच के संबंधों से विकसित होती है। अपने मित्रों के संबंधों के द्वारा न्याय का एक ऐसा दर्शन उभरता है जिससे दूसरों के अधिकारों के संदर्भ में चिंता एवं पारस्परिकता का भाव दिखता है। बच्चे में सोचने की प्रवृत्ति होती है। नियम एवं कानून लोगों द्वारा निर्मित किए गए हैं। अब है लॉरेंस कोहेलबर्ग का नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत। कोहेलबर्ग ने जीन पियाजे के सिद्धांत को ही आधार मानकर नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया, जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया। पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर जो 4 से 10 वर्ष तक होती है, दूसरी परंपरागत नैतिक स्तर जो 10 से 13 वर्ष तक होती है, तीसरी उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य जो 13 वर्ष से ऊपर होती है। अब पूर्व परंपरागत स्तर, इस अवस्था में बालक अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचते हैं। इसके भी 2 चरण हैं, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, और दूसरा है आत्म अभिरुचि या प्रतिफल अभिमुखता। इसमें बालकों में आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है। इस अवस्था में बालकों में नैतिकता का ज्ञान होता है। बालक स्वयं को परेशानियों से बचाना चाहता है। कोहेलबर्ग का मानना है कि कोई बालक यदि स्वीकृत व्यवहार अपनाता है तो इसका कारण दंड से स्वयं को बचाना है। यानी दंड के, यदि बच्चे को दंड मिलेगा तो वो उसी के अनुसार व्यवहार करेगा। दंड के भय से वो आज्ञा का पालन करेगा। दूसरा है आत्म अभिरुचि। इस अवस्था में बालकों का व्यवहार खुलकर सामने नहीं आता, वह अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है, वह पुरस्कार पाने के लिए नियमों का अनुपालन करता है। अब दूसरा है हमारा परंपरागत नैतिक स्तर जो कि 10 वर्ष से 13 वर्ष तक होती है। कोई बालक दूसरे व्यक्ति के नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में समाहित करता है तथा उस मानक के सही एवं गलत पक्ष पर चिंतन के माध्यम से निर्णय करता है तथा उस पर अपनी सहमति बनाता है। यानी बच्चा जो है इसमें दूसरों को देखा देख उसमें अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, उन्हें अपनाता है कि, और यह भी विचार करता है कि ये सही है या गलत। इस स्तर पर बालक अपनी आवश्यकता के अनुसार दूसरों की आवश्यकता का भी ध्यान रखता है। इस अवस्था में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं, नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह होते हैं, एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है, दूसरों से सम्मान पाने की भावना होती है। अब तीसरा है हमारा उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य जो 13 वर्ष से ऊपर शुरू होती है। कोहेलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के परंपरागत स्तर पर नैतिक मूल्य या चारित्रिक मूल्य का संबंध अच्छे या बुरे कार्य के संदर्भों में निहित होता है। बालक बाहरी सामाजिक आशाओं को पूरा करने में रुचि लेता है। बालक अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देते हुए एक स्वीकृत व्यवस्था के अंतर्गत कार्य
करता है। इसके भी दो चरण हैं, सामाजिक अनुबंध अभिमुखता और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है और वे यह भी सोचते हैं कि स्थापित नियमों में सुधार की आवश्यकता तो नहीं। जैसे यदि एक व्यक्ति अपने बच्चों की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है तो यह देखा जाएगा कि हाँ, जीवन बचाना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इस अवस्था में अंतःकरण की ओर अग्रसर हो जाती है, जब बच्चे का आचरण दूसरे की प्रतिक्रियाओं का विचार किए बिना उसके आंतरिक आदर्शों के द्वारा होता है। यहाँ बच्चे के अनुरूप व्यवहार करना है। अब है हमारा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत। कोहल वर्ग ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने इसे 4 अवस्थाओं में बांटा। पहला है स्वयं केंद्रित अवस्था। इस अवस्था का कार्यकाल तीसरे वर्ष से शुरू होकर 6 वर्ष तक होता है, यानी स्वयं केंद्रित अवस्था 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक की सभी व्यवहारिक क्रियाएं, उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं, उसकी इच्छाएं चारों ओर केंद्रित रहती हैं। बालक के लिए वही नैतिक होता है जो उसके आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। नंबर 2, परंपराओं को धारण करने वाली। यह 7 वर्ष से लेकर किशोरावस्था तक की अवस्था है। इसमें बालक सामाजिक गुणों को धारण करता है और नियमों, परंपराओं और मूल्यों को धारण करने वाली नैतिकता का विकास करता है। इसमें अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाता है। यह समझने लगता है कि उसे किस प्रकार का आचरण दूसरों के साथ करना चाहिए जिससे दूसरों को कोई नुकसान ना हो, कोई दूसरों को हानि ना हो, किसी दूसरे को बुरा ना लगे। तीसरा है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। यह अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी होती है। इस अवस्था में बालकों का सामाजिकरण, शारीरिक तथा मानसिक विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है। उसमें आत्मचेतना की विकास होने लगता है। यह मेरा आचरण है, मैं ऐसे व्यवहार करता हूँ, उसकी उसे अनुभूति होने लगती है। पूर्णता की चाह उसमें स्वयं से असंतुष्ट रहने का मार्ग प्रशस्त कर देती है। यही असंतुष्टि उसे समाज तथा परिवेश में जो भी गलत हो रहा है उसे बदल डालने और उसमें बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। चौथा है आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। नैतिक या चारित्रिक विकास की यह चरम अवस्था है। भली भांति परिपक्वता ग्रहण करने के बाद ही इस प्रकार का विकास संभव है। जिस प्रकार के नैतिक आचरण और चारित्रिक मूल्यों की बात बालक विशेष में की जाती है, वह उसके पीछे उसकी भावनाओं का प्रभाव मात्र ही नहीं होता। अब है वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। सबसे पहले तो जहाँ पर भी कोई समाज से संबंधित बात आ जाए, कोई सिद्धांत पूछ ले तो समझ लेना वो तो वाइगोत्स्की है। एक तुक्का के बारे में बता रही हूँ, अधिकतर ऐसा सही होता है। सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों में सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बालक के हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है। वाइगोत्स्की ने बताया कि समाज में घुलने मिलने के फलस्वरूप ही उसमें विभिन्न प्रकार का विकास होता है। जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफ़ी दूर होता है। वह अत्यधिक स्वार्थी होता है। उसे केवल अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूरी करने की ललक होती है। इसमें वह दूसरे के हित की परवाह नहीं करता है और वह अपने हित की परवाह करता है। वह इस आयु में अंतर करना नहीं समझ पाता। शिशु के सामाजिक संपर्क का दायरा बहुत ही सीमित होता है, अतः सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से उसमें बहुत आशा नहीं की जा सकती। बाल्यावस्था में प्रवेश के साथ साथ अधिकांश बच्चे विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देते हैं और उनका सामाजिक दायरा बढ़ता चला जाता है। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत का जो अर्थ है वो है सहयोगात्मक समस्या समाधान, अर्थात बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्हें उन्हें पहले अपनी कक्षा में देखा है। अब छठा, वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास का सिद्धांत।
यह वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का एक भाग है। इसके अंतर्गत वाइगोत्स्की ने एक संप्रत्यय दिया था जिसका नाम था स्कॉफ होल्डिंग, यानी कि सहारा देना। स्कॉफ होल्डिंग का अर्थ होता है जब बच्चे किसी समस्या के समाधान के लिए किसी वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है तो वह प्रक्रिया स्कॉफ होल्डिंग कहलाती है। या बच्चा किसी समस्या के समाधान का हल किसी की सहायता में करता है तो यह प्रक्रिया सहारा देना कहलाती है। सो फ्रेंड, ये थे हमारे आज के 3 सिद्धांत। अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कुछ कमी दिखाई दी हो तो प्लीज़। अच्छा चलिए, पहले ये बताइए, अगर कहीं पर भी पहचान व विभेद मतलब किसी में पहचान करना हो या अंतर करना हो या वस्तु स्थायित्व की बात की गई हो तो उसमें हमारा पूर्व संक्रियात्मक चरण आएगा। जैसे कुछ ऑप्शन दिए हुए होते हैं क्वेश्चन में, तो जहाँ पर भी आपको पहचान व विभेद वस्तु स्थायित्व कहा जाए तो वहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक चरण आएगा। और वह किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। नकल पर आधारित नहीं, और कहीं वर्ड आता है नकल पर आधारित नहीं तो जीन पियाजे। निर्माण व खोज का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे। नैतिक विकास की अवस्था सही व गलत के बारे में जहाँ पर भी ये वर्ड आ जाए वो आएगा कोहलबर्ग। और नैतिक विकास की अवस्था कितनी होती है? 3। सो फ्रेंड, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में विभाजित किया? 4। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था कौन सी है? पहली अवस्था कौन सी है जीन पियाजे की? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है और इसमें बच्चा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा ज्ञान सीखता है। चलिए एक क्वेश्चन बताती हूँ, उसका आंसर बताइएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? यह जीन पियाजे की कौन सी अवस्था के अंतर्गत आता है? तो प्लीज़ अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये थे आज की हमारी वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।